चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस एनसीईआरटी आधार बैच में। अभी तक वॉइस आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, आशा करूंगा कि अब आवाज आप तक बहुत बेहतर ढंग से पहुंच पा रही होगी। मैं बात कर रहा था क्लास 6 की एनसीईआरटी पर और मैं आपको बता रहा था कि धीरे धीरे करके मैं चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि जीवन में कभी भी दोबारा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पे जब आप एनसीईआरटी पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो बहुत ढेर सारी चुनौतियां सामने आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि एनसीईआरटी को कैसे कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ में पढ़ा जाए। कॉम्पिटिटिव अप्रोच का मतलब या मायने यह होता है कि जब हम चीजों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो इस समय किस तरीके से उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है, कैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे आज की तैयारी में, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको कनेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, एनके सर के ऊपर है आपके। और बस कॉपी पेन को लेकर के बैठिएगा और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताते चल रहा हूं उसको नोट डाउन करते चलिएगा। आज के इस खास सेशन में मैं 3 चैप्टर को पढ़ाऊंगा, आपके समक्ष रखूंगा। उनमें से एक है सजीव एवं उनका परिवेश, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। दूसरा है प्रकाश, छाएं एवं परिवर्तन, परिवर्तन नहीं है परावर्तन है। और दूसरा है विद्युत तथा परिपथ। 3 चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। अब बिल्कुल शांत होकर के, शांत मनोभाव के साथ में चीजों को मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं। ध्यान से सारी की सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है जितेंद्र जी, मैं क्लास फर्स्ट की भी पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दूंगा। चलिए अब बिना किसी भूमिका के आते हैं सीधे जो है चैप्टर पे। क्लास 6 का जो 9th चैप्टर है वो है सजीव एवं उनका परिवेश, यानी कि ऐसे जीव जिनमें जीवन पाया जाता है। खास करके मैं बात कर रहा हूं प्लांट और एनिमल की। तो प्लांट और एनिमल के चारों ओर उनका जो परिवेश होता है, इससे संबंधित ये टॉपिक है, इससे संबंधित यहां पे बातें की गई हैं। एक एक करके हम बात करना प्रारंभ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है आवास एवं अनुकूलन। आवास का मतलब होता है हैबिटेट और अनुकूलन का मतलब होता है एडॉप्टेशन। ध्यान से सुनते रहिएगा। अनुकूलन और आवास के विषय में इस पहले टॉपिक में दिया गया है और बहुत ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां निकल करके यहां से सामने आएंगी। इस पहले स्लाइड में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति जब समुद्र के परितंत्र का भ्रमण करता है और जब मरुस्थल की तरफ जाता है, यानी कि मरुस्थल के परिवेश को देखता है और समुद्र के परिवेश को देखता है, तो दोनों में अलग अलग गतिविधियां नजर आती हैं। दोनों में अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम नजर आते हैं। मरुस्थल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जो प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, वो अलग प्रकार की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जबकि समुद्र में रहने वाले जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनके आकार, उनकी संरचना, उनके कार्य अलग प्रकार के होते हैं। वही कहा गया है कि इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश होता है। समुद्र में जब आप जाएंगे तो वहां के जो जंतु और पौधे होते हैं वो लवणीय जल यानी कि खारे पानी में रहते हैं और श्वसन के लिए जल में विलेय वायु यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी कि पानी के अंदर कोई भी अगर प्लांट है या एनिमल है तो वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो ग्रहण करता है। जबकि मरुस्थल में जो होता है जल बहुत कम होता है और याद रखना मरुस्थल में दिन में बहुत गर्म एवं रात में क्या होता है, ठंडा होता है। अगर आप डिजर्ट के मौसम को देखने का प्रयास करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दिन के समय का माहौल बड़ा गर्म होता है और रात के समय बहुत ठंडा हो जाता है। इसी को जब मैं एडवांस लेवल पर आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि एक नियम आप पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में, या पढ़ा होगा आपने किरचॉफ का नियम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सभी लोग जरा कमेंट्स करके हमको बताएं। किरचॉफ का नियम पढ़ा है कि नहीं? उष्मा में मैं पढ़ाता हूं किरचॉफ का नियम और किरचॉफ के नियम के अनुसार मैं ये बताने का प्रयास करता हूं कि जो जितना जल्दी गर्म होगा वो उतना ही जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अच्छे उष्मा के अवशोषक अच्छे उष्मा उत्सर्जक होते हैं।
जितना बढ़िया से एनर्जी को, उष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उतना ही तेजी के साथ में क्या किया जाएगा, रिलीज भी किया जाएगा। तो यही कह रहा है मरुस्थल, उसी का उदाहरण होता है कि मरुस्थल दिन के समय में जितना उष्मा को लेता है उतना ही जल्दी निकाल लेता है, इसी वजह से रात में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब वहां के एनवायरमेंट में पलने वाले जीव जंतुओं की खासियत देखिए। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं, आसानी से वायु को ग्रहण कर लेते हैं। यहां पर चित्र में ऊंट और उनका परिवेश दिखाया गया है। यहां पे लिखा गया है समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश होते हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल और समुद्र से जंतुओं यानी कि ऊंट और मछली का प्रेक्षण करते हैं और हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक समुद्र का परिवेश एक मरुस्थल के परिवेश से भिन्न होता है, अलग होता है। इसको समझाने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, ऊंट के पैर लंबे होते हैं। क्यों ऊंट के पैर लंबे होते हैं? क्योंकि जिससे उसका शरीर रेत में गर्मी से क्या रहे, दूर रहे। अब देखो, ध्यान से समझो। अब सवाल यहां पर बनता है, जब भी कथन और कारक में सवाल पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से बनते हैं कि ऊंट के पैर लंबे क्यों होते हैं। ऊंट के पैर इस वजह से लंबे होते हैं क्योंकि रेगिस्तान में गर्मी जब पड़ती है, अगर ऊंट के पैर लंबे रहेंगे तो वो गर्माहट जो है उनके शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी और आसानी के साथ में ऊंट वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। दूसरी चीज देखिएगा, इनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और इनका मल शुष्क होता है। याद रखना, ये मूत्र विसर्जन भी कम करते हैं और इनमें जल की मात्रा भी कम रहती है। इसके बाद देखिएगा, इन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक जीवित रहते हैं। ऊंट के विषय में कहा जाता है कि ऊंट बस पानी एक बार पी लेता है तो फिर काफी दिनों तक चलता है। क्यों चलता है भाई? उसके पीछे का कारण यह होता है कि उसको पसीना नहीं होता है, इसमें मूत्रोत्सर्जन की क्षमता कम पाई जाती है और पैर लंबे होने की वजह से वो ऊष्मा जो रेत की होती है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ आप देखने का प्रयास करिएगा तो मछलियों को आप देखिए। मछलियां जो होती हैं, यहां पर देखिएगा, मछलियों का शरीर कैसा होता है? मछलियों का शरीर धारा रेखी होता है। ये पिछले चैप्टर में मैंने बताया है, स्ट्रीमलाइंड होता है। जैसे नाव की आकृति होती है, बीच में चौड़ी और किनारे पर कैसा होता है, पतला। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? धारा रेखी कहते हैं। तो याद रखना, मछलियों का शरीर धारा रेखी होता है। इसकी चर्चा हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। याद रख लीजिएगा, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सल्क का मतलब होता है स्केल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केल्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्केल्स। तो स्केल्स जो होता है वो मछलियों का एक ऐसा बाह्य कंकाल होता है या एक ऐसा बाह्य आवरण होता है जो पानी में जब वो चलती हैं तो उसके पानी के घर्षण को वो क्या करती हैं? उनसे रक्षा करती हैं। पानी के घर्षण से रक्षा करने का कार्य ये सल्क करती हैं, जिससे वो जल में सुगम रूप से चल सकती हैं। अब यहां पर एक बात और याद रखना, मछलियां जो होती हैं वो गिल यानी कि क्लोम की सहायता से, गिल की सहायता से वो क्या करती हैं? वो श्वसन का कार्य करती हैं। तो ही लिखा गया है कि मछली के गिल होते हैं जो उसे श्वास लेने में सहायता करती हैं। सवाल पूछा जाएगा कि मछलियां किस अंग के सहायता से? हाँ बिल्कुल, मछलियां किस अंग की सहायता से श्वसन करती हैं? तो मछलियां गिल की सहायता से श्वसन करती हैं। अब यहां पर इस चैप्टर में आपको क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है? इसमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अलग अलग परिवेश में रहने वाले जीव जंतुओं में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के जो परिवेश में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनका एडॉप्टेशन, उनका अनुकूलन अलग अलग प्रकार का होता है। अनुकूलन क्या होता है, अभी इसी मुद्दे पर आ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसको जल में रहने के सहायक बनाती हैं और ऊंट की संरचनाएं उसको मरुस्थल में रहने के सहायक होती हैं। अगर मछली को मरुस्थल में छोड़ दिया जाए और ऊंट को जल में छोड़ दिया जाए तो शायद ये दोनों जीव जीवित न रहें, क्योंकि उनका अनुकूलन अलग अलग प्रकार का होता है। उनका शरीर उसी एनवायरमेंट में विकसित हो सकता है।
इसी वजह से अलग अलग जीव जो होते हैं, अलग अलग परिवेश उनके लिए बने होते हैं। यही इस चैप्टर में समझाने की कोशिश किया गया है। अब यहां पर देखो बहुत ढेर सारी चीजें लिखी गई हैं। सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन, इसको मैं आसान बनाने का प्रयास करता हूं। जैसे हम घरों में जब रहते हैं तो हम भी एडॉप्टेशन करते हैं। एडॉप्टेशन करने का मतलब क्या होता है? जब देर रात तक जगते हैं और खूब सुबह जो है नहीं उठ पाते हैं, और देर सुबह जब उठते हैं तो पिताजी काफी डांट लगाते हैं, कई बार पीट देते हैं, कई बार चप्पल से भी पीट देते हैं, लेकिन हम उस चप्पल की परवाह न करते हुए एडॉप्टेशन करते हैं, अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन का मतलब ही होता है कि अपने वातावरण के साथ में सामंजस्य को स्थापित करके जिंदा रहना। अगर अनुकूलन नहीं रहेगा, अगर एडॉप्टेशन नहीं रहेगा, तो वह जीव कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता है। डायनासोर, इतिहास गवाह है, डायनासोर पृथ्वी का सबसे विशालतम जीव, शायद उसमें एडॉप्टेशन की क्षमता नहीं पाई गई। इसी वजह से वह इस पृथ्वी से क्या हो गया? विलुप्त हो गया। इसी चीज को समझाया गया यहां पर। अच्छा, एक चीज और, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसको हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। तो बहुत आसान सी बात है, यानी कि जहां पे जीव रहेगा वो आवास रहता है, और उस आवास में रहते हुए जो वो वातावरण के साथ में संघर्ष करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम अनुकूलन कहते हैं, इसी को हम एडॉप्टेशन कहते हैं। याद रखना यहां पर आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, देखिएगा, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे यानी कि प्लांट और जंतु, ये जैव घटकों से मिलकर के बनते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां से इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के टॉपिक में आपको बहुत सहायता मिलेगा। यहां से इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के टॉपिक में आपको बहुत सहायता मिलेगा। ठीक है, देखिएगा, लिखा गया किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु उसके जैव घटक होते हैं। पदार्थ, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास में अजैव घटक होती हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश में अजैव घटक के रूप में होता है। कुल मिलाकर ये कहा जाता है, कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो आवास है, ये जो आवास है यानी कि हैबिटेट है, ये आवास दो चीजों से मिलकर बना होता है। दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक जिसमें कहते हैं हम जैव घटक, जैव घटक यानी कि इसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। और दूसरा होता है अजैव घटक। दूसरा होता है अजैव घटक। अजैव घटक को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट। इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर के हमारा आवास या हमारा पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण निर्मित होता है। आपसे पूछा जाता है कि जैव घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो याद रखना बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत या तो एनिमल आता है यानी कि जंतु आता है, एनिमल, या तो प्लांट आता है। एनिमल और प्लांट याद रखना ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अजैव घटक के अंतर्गत, याद रखना मृदा यानी कि मिट्टी आ जाएगी। इसी के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट भी आ जाएगा। इसी के अंतर्गत वायु, वायु, इसी के अंतर्गत पानी, वाटर, ये सारे के सारे अजैव घटक होते हैं। और ये सारे के सारे जैव घटक होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करके एक आवास या एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यही चीज यहां पर दिया गया है, यही चीज यहां पर दिया गया है कि जैव घटक होते हैं, अजैव घटक होते हैं। जैव घटक के अंतर्गत प्लांट और एनिमल आते हैं, जबकि चट्टान, मिट्टी और वायु, जल और अनेक निर्जीव चीजें जो होती हैं अजैव घटक के अंतर्गत आती हैं। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के क्या है? अजैव घटक हैं।
यानी कि सूर्य का प्रकाश भी क्या है, अजैव घटक के अंतर्गत आता है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। सबसे पहले सभी लोग कमेंट्स करके बताएं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार कमेंट्स करके हमको बताएं, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बताएं, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? अभी तक हमने बस केवल और केवल यह समझने का प्रयास किया कि हमारा जो आवास होता है, आवास में रहने वाले जो जीव होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक बायोटिक और एक नॉन बायोटिक। ठीक है, अच्छा ठीक है रॉकी स्टार जी। चलिए अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब यहां पर अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगला टॉपिक शुरू हो रहा है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं, निश्चित रूप से बीज से ही उगते हैं, और कुछ जीव होते हैं वो अंकुरण बीजों के, सुनिए यहां पे कि हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे की बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक प्लांट जो होता है वो कैसे एक बीज से एक विकसित प्लांट बनता है, उसमें अजैव घटकों का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके विषय में बात कहा जा रहा है। यानी कि एक प्लांट और एक एनिमल कैसे पर्यावरण में सुरक्षित रहता है, अजैव घटकों की वजह से। ये अजैव घटक जो होते हैं वो कैसे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न आवासों की यात्रा हम कर रहे हैं। जैसे पहले हम मरुस्थल पर बात करने चल रहे हैं। मरुस्थल को जरा ध्यान से देखिएगा और उसमें, हाँ ध्यान दीजिएगा रेणु यादव जी, मरुस्थल यानी कि डिजर्ट की बात करते हैं। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं और पौधों में क्या होता है, क्या उसमें भी इसी प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है? लिखा गया है कि मरुस्थल में रहने वाले चूहे और सांप ऊंट के भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। अब चूहा बेचारा और सांप बेचारा कैसे जिंदा रहेगा? मरुस्थल तो दिन में गर्म होता है, ऊंट इस वजह से सरवाइव कर लेता है क्योंकि उस ऊंट के पास में लंबे पैर हैं। लेकिन अगर उस रेत पर चूहा और सांप दिन के समय में दौड़ेंगे तो वो मारे जाएंगे। इसी वजह से क्या होते हैं, दिन के समय में क्या होते हैं, भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, और रात्रि के समय में तापमान में जब कमी आती है तो ये जंतु क्या होते हैं, बाहर निकल करके सरवाइव करते हैं। अच्छी बात है, ये आपने समझ लिया होगा। तो ये मरुस्थल में एडॉप्टेशन के लिए क्या क्या किया जा रहा है ये बताया जा रहा है। इसके बाद आप देखिएगा, मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे होते हैं वो बेचारे क्या करते हैं, जंतु या तो बिल के अंदर रहेंगे या तो उनके पैर लंबे रहेंगे। अब पौधों की विशेषता देखिएगा, मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे को दर्शाया गया है। अब यहां पर देखिएगा ये कैसे सरवाइव हो रहे हैं, इस चित्र को खूब बढ़िया से देख लीजिएगा। इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, पत्तियां क्यों नहीं पाई जाती हैं? पत्तियां इस वजह से नहीं पाई जाती हैं क्योंकि अगर पत्तियां रहेंगी तो वाष्पोत्सर्जन होगा, और वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल की कमी होगी, और रेगिस्तान में वैसे ही जल की कमी है। इसी वजह से ये अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देती हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिएगा, आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा, कैक्टस का पौधा, ठीक है। इसमें एक एक्टिविटी दिया गया है कि कैक्टस के पौधे को ले लीजिए, ठीक है, और एक पत्ती वाला पौधा ले लीजिए। एनसीईआरटी की सबसे खास बात यह होती है ना, बड़े आसानी के साथ में चीजों को जो है रिलेट करके बताता है। कहता है एक पत्तियों वाला पौधा ले लीजिए और एक कैक्टस पौधा ले लीजिए, और दोनों के ऊपर पॉलीथीन बांध दीजिए, जैसा कि पीछे अभी कल वाली क्लास में हमने बताया था। तो इसमें यह कहा गया है कि आप देखेंगे और पाएंगे कि कैक्टस वाले पौधे में जो पन्नी बांधी गई उसमें पानी कम है, जलवाष्प कम है, जबकि पत्ती वाला जो पौधा होता है उसमें पानी ज्यादा है। इस एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? इससे आप ये समझते हैं कि कैक्टस वाला जो पौधा है ये वाष्पोत्सर्जन कम करता है, जबकि पत्तियों वाले जो पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं।
पत्तियों वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करते हैं जबकि कांटों वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश की। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। सवाल मिला होगा आपको परीक्षा में, कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इसमें पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाली जल की ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वो वास्तव में उसका क्या है, तना होता है। प्रकाश संश्लेषण भी कहां पे होता है, सामान्यतः तने में होता है। अगर ये सवाल पूछ लिया गया, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय पौधे अधिकांश प्रकाश संश्लेषण किस हिस्से से करते हैं, तो आप बताएंगे कि मरुस्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होते हैं वो तने से करते हैं, वो स्टेम से करते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है, इस वजह से इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। अब यहां पर देखिएगा एक बात और, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो होती हैं जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। पानी रहता नहीं है तो पानी की खोज में वो क्या होती हैं, जड़ें बहुत अंदर तक समा जाती हैं। यह भी स्टेटमेंट सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है कि आखिर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो होती हैं वो क्यों गहराई तक जाती हैं या क्यों लंबी होती हैं, तो आप बोलेंगे पानी की खोज के लिए। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अभी तक तो आपने मरुस्थल में जाकर के पेड़ पौधों को और जंतुओं को देखा। अब आइए पर्वतीय क्षेत्र में चलते हैं आपको लेकर के। कुल्लू मनाली चलिए, शिमला चलिए, आप चलिए वहां पे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और वहां के पेड़ पौधों को अब देखिए तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि वहां के जो वातावरण होता है वो ठंडा होता है। वहां पे बर्फबारी भी होती है, बरसात भी खूब होती है। तो इसके लिए वहां के पेड़ पौधे अपने आकार को अलग प्रकार से कर लिए हैं। कैसे कर लिए हैं, दिखाया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने, पहले इस पेड़ को देखो, आप पाओगे कि इनकी पत्तियां क्या होती हैं, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं और ये तिरछी भी होती हैं और ये छोटी भी होती हैं। इससे होने से क्या फायदा है, इससे होने से फायदा यह है कि जब बर्फ गिरेगा, पानी बरसेगा तो रुकेंगे ही नहीं, इस पर बर्फबारी होगी, रुकेगा ही नहीं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जो चौड़े चौड़े पत्ते वाले हैं पौधे कि अगर बर्फ गिरेगा ना तो समाप्त हो जाएंगे। तो वही लिखा गया है यहां पर, हाँ एक चीज और, एनसीईआरटी की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, चलिए अब ध्यान समझिएगा। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, वहां घूमने गए हैं, तो आप ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्ष को अन्य क्षेत्रों में देखा है? नहीं। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित रहते हैं, तो यह बताया गया है कि ये वृक्ष प्रायः कैसे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं, इनमें वृक्षों की पत्तियां सुई के जैसी छोटी होती हैं। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से क्या होता है, नीचे खिसक आता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इसमें कुछ अन्य प्रकार के भी अनुकूलन हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये तो प्लांट की बात थी, ये तो पौधों की बात थी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं उनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, ब्रांचेज जो होते हैं शंक्वाकार होते हैं। लेकिन जंतुओं को अगर देखेंगे वहां के ना, तो वहां के जंतुओं की जो होती है त्वचा कैसी होती है, मोटी होती है और उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ये बाल उनको ठंडक से बचाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने यॉक को देखा होगा, यॉक को अगर आप देखेंगे तो उनके शरीर पर खूब बाल पाए जाते हैं। तो याद रख लेना, अगर पहाड़ी बकरी को भी आप देखेंगे तब भी अगर आप पाएंगे, पहाड़ी तेंदुओं को अगर आप देखेंगे, याक को देखेंगे तो इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं।
जो कि वहां के एडॉप्टेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है, वहां के अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये था हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में। अगर हम अब घास स्थल में चलें, घास स्थल में आप देखो अलग अलग प्रकार के परिवेश में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक संरचना अलग अलग प्रकार की पाई जा रही है। पहले आप मरुस्थल में गए, मरुस्थल के पश्चात जब आप जलीय परितंत्र को देखें तो वो अलग प्रकार का एडॉप्टेशन आपको देखने को मिल रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में गए तो अलग प्रकार का एडॉप्टेशन देखने को मिल रहा है। घास स्थल में जाओ तो घास स्थल में जाओगे तो दो जीवों के विषय में यहां पे दिखाया गया है एनसीईआरटी क्लास 6 में। एक शेर को दिखाया गया है, एक हिरन को दिखाया गया है। इसमें कहा गया कि शेर को देखो तो आप पाओगे शेर का जो रंग होता है वो कैसा होता है। शेर का जो रंग होता है वो मटमैला और हल्का भूरा होता है, और मटमैला और भूरा होने की वजह से वो क्या होता है, वो घास में आसानी से छुप जाता है और अपने शिकार को पकड़ने में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक उसी प्रकार से उसकी संरचना किसकी होती है, इसके शिकार हिरन की। यह भी छुपने का कार्य कर लेता है आसानी के साथ में, क्योंकि इसका भी रंग उसी तरीके से लगभग होता है। लेकिन दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर यह होता है कि इसकी आंखों को देखिएगा किनारे पर पाई जाती हैं। किनारे पर पाए जाने की वजह से क्या होता है, वह बहुत तेजी के साथ में अपने आसपास में हो रहे प्रतिक्रियाओं को अनुभव कर लेता है। साथ ही साथ हिरन के कान लंबे होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा भी ध्वनि इधर उधर हुआ तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत आसानी से पता कर सकते हैं ये हिरन इसी वजह से कई बार शेर से बचने में भी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनके कान लंबे होते हैं। इसी बात को यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे से बचने का, ये तो इसको मारने का प्रयास करता है और ये इससे बचने का प्रयास करता है। ये दोनों एडॉप्टेशन करने का प्रयास करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहली बात शेर पर बात करते हैं। शेर का आप रंग देखिएगा जो इसको एडॉप्टेशन में मदद करता है। साथ ही साथ इसके नाखून होते हैं जो एडॉप्टेशन में मदद करते हैं, तभी तो वो शिकार करता है। हिरन की अगर बात करेंगे तो हिरन की आंखें ये एडॉप्टेशन में मदद करती हैं और इसका जबड़ा मजबूत होता है, इसी वजह से ये पेड़ पौधों को आसानी से खा सकता है। यहां पर दिया गया है हिरन के विषय में। हिरन जो होता है यह वन और घास स्थल में रहता है। पौधों को, कठोर तनों को चबाने के लिए इसके पास में मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी जैसे कि शेर से बचने के लिए, जानकारियों के लिए वह क्या करता है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो उसके लंबे कान पाए जाते हैं और इन कान की सहायता से वो शिकारी की गतिविधि को आसानी के साथ में वो पहचान लेता है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, अब कुछ जलीय आवास को देखने का प्रयास करते हैं। ये तो हमने अभी तक बात किया कि पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में और घासीय क्षेत्र में क्या किस तरीके का परिवेश होता है। अब कुछ जलीय आवास पे चलते हैं। वहां पर हम बात करते हैं समुद्र में। समुद्र में रहने वाली मछलियों पर चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन यहां पर एक बात फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल जो होता है, गिल, वो गिल सहायता करता है ना। और यहां पर एक बात याद रख लेना, डॉल्फिन और व्हेल, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस वजह से इसको नोट कर लीजिएगा। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार, नासादार का मतलब होता है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल याद रखना, ये सिर पर स्थित नॉस्ट्रिल अथवा वात छिद्रों, जिसको बोलते हैं ब्लो होल्स, वात छिद्रों के द्वारा श्वास लेते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा, मनुष्य फेफड़े से श्वास लेता है, मछलियां जो होती हैं वो क्लोम से श्वास लेते हैं, और आप यहीं पर सीख पा रहे हैं कि ये जो डॉल्फिन है और व्हेल है ये वात छिद्रों से यानी कि ब्लो होल से श्वास लेने का कार्य करते हैं। इसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर एक बात और आपको जानना चाहिए कि तालाब और झील में भी क्या होता है, पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बीच में एडॉप्टेशन में क्या होता है, अंतर होता है। अगर आप तालाब में जाएंगे
है ना, और झील में देखेंगे तो वहां पे पाए जाने वाले पेड़ पौधों को आप ध्यान से देखिएगा, इनकी जो जड़ें होती हैं वो पूरा धरातल तक छूती हैं, धरातल तक छूती हैं। जरा ध्यान से देखिएगा इसके बीच में क्या कहा गया है। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थित होती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल और खनिज को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों की तलहटी में जमाए रखना होता है। यानी कि कुल मिलाकर के इनकी जो जड़ें होती हैं ये दो कार्य करती हैं कि भाई ये खूब अच्छे तरीके से यहां पर बनी रहें, एक जगह पर स्टेबल रहें और खनिज तत्वों को बहुत आसानी के साथ में एब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण, ये स्लाइड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें यह कहा गया है कि कुछ जलीय पौधे जो होते हैं पूर्ण रूप से पानी में डूबे रहते हैं, पूर्ण रूप से पानी में डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों की सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। अगर मैं आपसे यहां पर एक सवाल पूछने का प्रयास करूं कि ये बताओ भाई कि जल में पाए जाने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। तो अलग अलग प्रकार के परिवेश में पाए जाने वाले जीवों के, याद रख लीजिएगा, एडाप्टेशन भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो यहां पर यह बताने की प्रयास किया जा रहा है कि जो पौधे पाए जाते हैं वो क्यों और किस तरीके से अपने परिवेश में, परिवेश के साथ में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर दिया गया है मेढक। मेढक के विषय में दिया गया है कि इसके जो पिछले पैर होते हैं वो जाल युक्त संरचना में होते हैं। जाल युक्त संरचना क्या करता है, उसको तैरने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। आशा करूंगा आपको समझ में ये अच्छे तरीके से आया होगा कि कैसे और किस तरीके से एडॉप्टेशन किया जाता है, कैसे और किस तरीके से अनुकूलन किया जाता है। यहां पर एक शब्द से मैं परिचय करा रहा हूं, इसको नोट डाउन करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली स्लाइड में छूट गया था, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द होता है एडॉप्टेशन और एक शब्द होता है परिअनुकूलन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। परिअनुकूलन क्या होता है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो एक्लीमेटाइजेशन होता है, ये जो एक्लीमेटाइजेशन होता है, ये कैसे एडॉप्टेशन से अलग होता है, जरा ध्यान से समझो। कैसे एडॉप्टेशन से ये एक्लिमेटाइजेशन जो होता है कैसे ये अलग होता है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक्लिमेटाइजेशन जो होता है, एक्लिमेटाइजेशन एडॉप्टेशन से थोड़ा सा अलग होता है। एडॉप्टेशन जो होता है वह एक लंबी प्रक्रिया होती है। एक जीव का वातावरण के साथ में सामंजस्य स्थापित जो किया जाता है वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं एडॉप्टेशन। लेकिन यहां पर जो शब्द परिअनुकूलन है, ये बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट प्रोसेस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत बढ़िया ढंग से समझाया गया है कि अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ में सामंजस्य करने के लिए जीवों में थोड़े समय के लिए जो परिवर्तन होता है, थोड़े समय के लिए जो परिवर्तन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है एक्लीमेटाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कहा गया है कि यदि हम मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो कुछ दिनों के लिए श्वास लेने में एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है, कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है, हमें श्वास लेने में कोई समस्या नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं, इसी को हम एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। जैसे इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करो, हम 6 रोटी प्रतिदिन खाते हैं, लेकिन अगर हम ससुराल में चले जाते हैं और अगर उसने 4 रोटी दे दिया, अगर साली साहिबा ने 4 रोटी दे दिया, तो फिर हम 5वीं रोटी मांगने की हिमाकत नहीं करते हैं शर्म के मारे।
इसका मतलब है अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये शॉर्ट प्रोसेस में आ गए हैं, हम एक्लीमेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीबी के साथ में एडॉप्टेशन और साली साहिबा के साथ में एक्लीमेटाइजेशन। शॉर्ट प्रोसेस में जो चेंजमेंट होता है हमारे शरीर में वो एक्लीमेटाइजेशन, और लॉन्ग प्रोसेस में जो होता है इसको बोलते हैं एडॉप्टेशन। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्लीमेटाइजेशन और वो समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। चलिए अब समझते हैं हमारे आसपास के जीव। एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चन कराइए गोपाल जी। भाई मेरे व्यक्ति एक हूं, एक ही व्यक्ति हूं, सब कुछ नहीं कर सकता हूं, करूंगा लेकिन बारी बारी से करूंगा। परेशान ना होइए, हताश ना होइए, जब ये कराऊंगा सर वो करा दीजिए, वो कराऊंगा सर ये करा दीजिए। एक व्यवस्थित तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं, ठीक है, तभी जाकर के हम कुछ कर पाएंगे जीवन में। इस वजह से एकदम बिल्कुल परेशान ना होइए। अभी मैं जानता हूं आप लोगों में से बहुत ढेर सारे लोगों को ये लग रहा होगा सर क्लास 6 में ये सारी चीजें तो हम जानते हैं कि शेर कैसे जिंदा रहता है, मछली कैसे जिंदा रहती है, लेकिन इसी में से जो जो पॉइंट निकल करके आ रहे हैं याद रख लेना, वो आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जैसे इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। हाँ ज्योति कश्यप जी, अगर आप लोग डेली लाइव रहेंगे तो डेली ये लाइव चलेगा, ठीक है। डेली अगर आप लाइव रहेंगे तो ये रेगुलर रहेगा, अगर लाइव नहीं रहेंगे तो कुछ दिनों के पश्चात हमें भी सोचना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे आसपास के जो जीव होते हैं, ठीक है, अब ये पूछा गया सवाल है कि जीव की क्या खासियत होती है। अब यहां से सवाल देखो बना है, जीव की क्या खासियत होती है, किसे आप कहेंगे कि ये जीव है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की शर्तें क्या होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहली शर्त होती है कि सभी जीवों में वृद्धि होती है। किसे आप कहेंगे कि ये जिंदा है? प्लांट और एनिमल को आप कहते हो ना या भाई ये जीवित है, तो किसे आप जिंदा कहेंगे? एनसीईआरटी समझा रहा है आपको कि जिंदा आप उसे कहेंगे, पहली शर्त है कि उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? उसमें वृद्धि होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि एक जो है पहले नवजात शिशु होता है, फिर धीरे धीरे वो वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि कर जाता है ना। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि एक मुर्गी से एक अंडा निकलता है, फिर चूजा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जीव वृद्धि कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जीव हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या केवल ये एनिमल में ही होता है, प्लांट में नहीं होता है? इसी चीज को यहां पर दिखाने की कोशिश किया गया है। क्या आप यहां पर दिखाने की कोशिश किया गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्लांट में भी होता है, पौधे भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए, जिसमें आप पाएंगे कि पौधे भी धीरे धीरे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसका मतलब है कि पौधा भी वृद्धि कर रहा है और जंतु भी वृद्धि कर रहा है। दोनों को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि इन दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों ग्रोथ करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ग्रोथ की वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म का दर्जा देते हैं। दूसरी बात, जो जीव होते हैं उनमें याद रखना श्वसन होना चाहिए, रिस्पाइरेशन होना चाहिए। यह दूसरी शर्त मैं बता रहा हूं। श्वसन के बिना कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। एनिमल के विषय में यहां पर कहा गया है कि याद रखना, एनिमल के विषय में कहा गया है कि एनिमल, क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। श्वसन क्या होता है? जब हम वायु को अंदर ग्रहण करते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कुल मिलाकर के श्वसन हम क्यों करते हैं, यह बहुत ही अच्छे तरीके से इस लाइन में लिखा गया है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये,
श्वसन क्या है? श्वसन के द्वारा ही हमको ऊर्जा मिलती है। भोजन करने से हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। हमने भोजन किया, भोजन करने से हमको ग्लूकोज मिला, लेकिन ग्लूकोज को विखंडित करके ऊर्जा कौन दिलाएगा? कौन सी क्रिया दिलाएगी? श्वसन। क्योंकि श्वसन के दौरान ही हम ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन के अंदर ही क्षमता होती है कि वो ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा यानी कि एटीपी दे। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसा प्रोसेस है जो भोजन को तोड़ करके ऊर्जा दिलाता है। तो श्वसन होना चाहिए। ये तो मनुष्य की बात हो रही है, यहां पर प्लांट की बात करिए। प्लांट की देखो, एक बात और समझ में लो। यहां पे एक और पॉइंट लिया गया है कि केचुआ जो होता है, केचुआ त्वचा के द्वारा श्वास लेता है। लीजिए भाई, एक सवाल और मिल गया। केचुआ जो होता है, अर्थवर्म जो होता है, वो त्वचा के द्वारा श्वास लेता है। तो केचुआ श्वास जो है त्वचा के द्वारा, मछली जो है गिल के द्वारा, मनुष्य जो है वो फेफड़ा के द्वारा। ये सारे के सारे पॉइंट को अपडेट करते चलिएगा। आप देखिएगा एनसीईआरटी 7th और 8th जब मैं पढ़ाऊंगा ना, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? बताइए। अगर मैं आपसे अगर इससे पहले मैं पूछ लूंगा कि श्वसन कहां से होता है पौधों में, निश्चित रूप से बहुत ढेर सारे लोग नहीं बता पाएंगे। इसका उत्तर दिया गया है, पौधों की श्वसन क्रिया गैसों के आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र को स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा। तो पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं और ये वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। अब यहां पर देखो, बहुत बेहतरीन चीजें लिखी गई है और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो वास्तव में मुझको भी एक नई जानकारी मिली। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि पौधे भी मनुष्य की तरह श्वसन कर रहे हैं, यानी वो भी रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। और आप लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक कि प्लांट जो होता है वो मनुष्य के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ा जाता है उसी को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और ये देखो एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया, कमाल की चीज लिख दिया कि एनसीईआरटी ने लिख दिया कि पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड वायु में क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। अगर ये सवाल पूछ दिया ना, 99% लोग गलत करके आएंगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि सबको दिमाग में एक ही चीज रटा होगा कि नहीं, वो तो केवल और केवल ऑक्सीजन ही छोड़ता है। हाँ, अगली लाइन को पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। देखो, हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कल मैंने फोटोसिंथेसिस की क्रिया बताया था और मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, यहां पर लिखा गया है पौधे केवल दिन में के समय ही भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों समय में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसी वजह से तो हमको पता नहीं चलता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि श्वसन के दौरान जितना ऑक्सीजन पौधा लेता है ना, उससे कई गुना अधिक ऑक्सीजन को पौधा निकाल देता है बाहर। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पौधे भी श्वसन करते हैं, रंध्र के माध्यम से श्वसन करते हैं और वो भी ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये लाइन समझ में आ गया कि नहीं? ये लाइन समझ में आ गया कि नहीं बताए? ये लाइन समझ में आ गया होगा। तो दो बातें आपको समझ में आ गई कि जीव में क्या होना चाहिए, जीव में ग्रोथ होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। दूसरी बात, जीव में क्या होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए। तीसरी बात आपको समझ में आना चाहिए, जीव में स्टिमुलेशन होना चाहिए, स्टिमुलेट उद्दीपन होना चाहिए। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, बाहरी वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। कहने का आशय यह है कि जब कहीं भी बगल में चिकन, मटन, पनीर बन रहा होता है तो हमारे मुंह में लार आ जाती है, यानी हम उद्दीपन कर रहे हैं, वातावरण में हो रहा है कुछ और उसके प्रति उद्दीपन हो रहा है।
हम चल रहे हैं, पैरों के नीचे कांटा आ गया, हमने पैरों को हटा लिया, हम उद्दीपन कर रहे हैं। उसी चीज को लिखा गया है कि हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं? उद्दीपन करते हैं। ऐसे उद्दीपन, ऐसे परिवर्तन जो हमारे शरीर में कोई न कोई परिवर्तन कर दें, उसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया, उद्दीपन, श्वसन, वृद्धि। चौथी चीज देखिए क्या होनी चाहिए जीव में? सजीवों में उत्सर्जन होना चाहिए। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है सर? एक्सक्रीशन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जब हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, पचा लेते हैं, तो खाना पीना पचाने के पश्चात हमारे शरीर में कुछ ऐसे वेस्ट बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि केवल एनिमल में ही उद्दीपन होता है। जगदीश चंद्र बासु ने ये प्रूफ कर दिया था कि प्लांट में भी उद्दीपन होता है। छुई मुई, है ना, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, यहां पे आते हैं सजीवों में उत्सर्जन। तो सजीवों में भी उत्सर्जन होता है। तो जब वेस्ट मटेरियल बनता है हमारे शरीर में पाचन के पश्चात या श्वसन के पश्चात, तो इनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो प्लांट में भी वेस्ट मटेरियल बनता है और एनिमल में भी वेस्ट मटेरियल बनता है। जैसे यूरिया क्या है? हम यूरिन के रूप में यूरिया को बाहर करते हैं, तो हम उत्सर्जन करते हैं। वैसे ही अन्य जीव भी करते हैं। प्लांट जब उत्सर्जन करते हैं तो याद रखना, वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को निर्मित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गोद, रेजिन, ये सारे के सारे जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्लांट के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 5वां पॉइंट को देखिएगा। ठीक है, 5वें पॉइंट को, 5वां पॉइंट क्या कर रहा है कि सजीवों में एक और खास बात होनी चाहिए कि उनमें प्रजनन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन। बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी जीव का अस्तित्व काफी दिनों तक नहीं रह सकता है। अगर कोई जीव अपने जैसे संतान उत्पत्ति करके नहीं गया इस पृथ्वी से, तो निश्चित रूप से वह जीव विलुप्त हो जाएगा। तो प्रजनन किस लिए आवश्यक है? प्रजनन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सके। अगर अपने जैसे संतान को वो उत्पन्न करके नहीं गया तो वो तो एक दिन मर जाएगा। पता लगा उसकी जीव ही क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। तो यही यहां पे लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है कि जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। भिन्न भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग भी क्या होता है? अलग अलग होता है। जंतु अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है और पेड़ और जो होता है अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन करते हैं। अब वो बताने की आवश्यकता नहीं, इतना आप जागरूक हैं। भले ही हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका मेंटल लेवल तो ग्रेजुएशन से भी अपर लेवल का है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ जंतु जो होते हैं इनसे अंडों से क्या होता है? शिशु निकलता है, और कुछ जंतु शिशु को ही जन्म देते हैं। आपने अंडज और जरायुज सुना होगा। अंडज ऐसे जीव को कहते हैं जो अंडे देते हैं, है ना। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को देते हैं। जैसे मनुष्य के विषय में क्या होता है? हम लोग डायरेक्ट जो होते हैं बच्चे को जन्म देते हैं। और कुछ ऐसे जैसे मुर्गी का क्या होता है? अंडा निकलता है, उसके बाद उससे बच्चे निकलते हैं। तो सिंपल सी बात है। यहां पे इसके बाद लिखा गया है। ये तो मामला ठीक है, जंतुओं में तो आप समझ लेंगे, जंतुओं में तो आप समझ लेते हैं, लेकिन प्लांट के विषय में समझो। प्लांट बड़ा महत्वपूर्ण है, इस चीज को देखोगे, इसको देखो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पौधे भी क्या करते हैं? पौधे भी प्रजनन करते हैं, लेकिन पौधों में प्रजनन का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। पौधे में प्रजनन का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है भाई, प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहने पे इतना हंसने या मुस्कुराने की कोई बात नहीं है। हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जितना हम धर्म को महत्व देते हैं, जितना हम अर्थ को महत्व देते हैं, जितना हम मोक्ष को महत्व देते हैं, उतना ही काम को भी महत्व देना चाहिए। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पे समझो बात को। तो पौधे भी क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे में प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत ढेर सारे पौधे
बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं, बीजों के द्वारा पौधे बीज उत्पादित करते हैं, उन्हें हम अंकुरित करके नया पौधा करते हैं। यानी कि बीज को धसाओ और उसके पश्चात आप देख लीजिए पौधे में धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता जाता है। अब यहां से आपके लिए महत्वपूर्ण है, कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू की कलिका, जो आलू का पटैटो का बड्स होता है, उसके माध्यम से एक नए पौधों को जन्म दिया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि पौधे के किसी एक हिस्से को काट करके अलग करके इसको जमीन में धसा दो, एक नया पौधा जन्म ले लिया। प्लांट्स में यह भी पाया जाता है कि कायिक प्रजनन भी होता है। ऐसा नहीं है कि बीज को धसाने पर ही नया प्लांट जन्म लेगा, जैसे आलू के साथ में होता है। आलू के काट दीजिए छोटे छोटे पीसेस, अब उसमें क्या होते हैं, जो बड्स निकलते हैं, वो बड्स वो एक नए पौधे को क्या करते हैं, वो एक नए पौधे को जन्म दे देते हैं। तो आलू के बड्स के माध्यम से भी एक नए पौधे को जन्म दिया जा सकता है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भाग, कायिक का मतलब क्या होता है, अपने शरीर, कायिक काया से बना है, काया का मतलब शरीर, तो शरीर के भागों के द्वारा भी नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आलू का कलिका वाला भाग से नया पौधा का बनना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिएगा, कुछ पौधे जो होते हैं कलम द्वारा, कटिंग के द्वारा भी उगाए जा सकते हैं। तो प्लांट में तो बढ़िया व्यवस्था है भाई, कटिंग के द्वारा भी, बीज के द्वारा भी, कायिक द्वारा भी। लेकिन मनुष्य और अन्य जंतुओं में आप देखेंगे या तो वो अंडज रहेंगे या तो फिर वो बच्चे को जन्म देंगे। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज खूब अच्छे ढंग से समझ में आ गई। क्या आपको ये समझ में आ गया कि अभी तक उत्सर्जन, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन ये आवश्यक होते हैं। अब देखो नेक्स्ट छठी चीज देखो क्या है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? गति भी जरूरी होता है, मूवमेंट भी जरूरी होता है। एक जीव के लिए मूवमेंट, बिल्कुल गुलाब का पौधा, दीपा सिंह जी बहुत बढ़िया। याद रखना, वृद्धि जो होती है, गति जो होती है, वह भी एक जीव के लिए जरूरी होता है। मनुष्य या कोई और जीव तो चल लेता है, लेकिन प्लांट के अंदर भी वृद्धि होती है क्या? हाँ होती है। प्लांट के फल भी अपना आकार बढ़ाते हैं। फूलों को कभी आप देखिए, फूल जो होते हैं वो फैल जाते हैं दिन के समय में सूर्य के प्रकाश में, और रात में आते हैं पश्चात वो सिकुड़ जाते हैं। वो भी क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, उनकी लंबाई जो है बढ़ रही है। यानी कि कहने का मतलब है गति भी एक अनिवार्य लक्षण होता है, गति भी एक अनिवार्य शर्त होता है। किसके लिए? एक सजीव के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई सजीव सजीव कब होगा, कोई जिंदा जिंदा कब होगा, इसके लिए एनसीईआरटी कह रहा है कोई जिंदा तभी माना जाएगा जब उसमें क्या हो, जब उसमें श्वसन हो, जब उसमें उत्सर्जन हो, जब उसमें उद्दीपन हो, और जब उसमें वृद्धि हो, और साथ ही साथ मृत्यु भी होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? मृत्यु होनी चाहिए। ये सारे के सारे अगर लक्षण हैं तो इसका मतलब ये है, इसका आशय है कि वो क्या कर रहा है? वो वृद्धि कर रहा है। आशा करूंगा चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब यह है, यहां पे आप देखिएगा तो फिर जीवन क्या है? जीवन क्या है? ठीक है, जीवन क्या है? इसमें लिखा गया है कि गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव हुआ? अगर हुआ तो ये गर्मी कहां से उत्पन्न हुई? तो इसने बताया है कि बीज भी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। इसी श्वसन की वजह से क्या होता है? इसी श्वसन की वजह से हमको गर्मी का अनुभव होता है। जीवन कैसा है? इसने बस लिखा है जीवन इज अ ब्यूटीफुल, यानी कि जीवन क्या होता है? ये बहुत सुंदर है। अब इसके बाद समझने का प्रयास करिए, क्या क्या आज आपने सीखा। आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने पहले अनुकूलन समझा, एडॉप्टेशन सीखा। अनुकूलन क्या होता है सर? बाहरी वातावरण के प्रति सामंजस्य स्थापित करना अनुकूलन कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपने जलीय आवास में समझा, मछली, मेढक कैसे, पौधे किस तरीके से रहते हैं। इसके बाद जैव घटक, जैव घटक का मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। जैसे कि इसमें हमने बताया, इसमें जैव घटक में एनिमल और प्लांट आएंगे, एनिमल प्लांट आएंगे, एनिमल प्लांट आएंगे। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है?
उत्सर्जन का मतलब ये होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में बने हुए वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, उत्सर्जन। इसके बाद वृद्धि क्या हो, वृद्धि मैंने आपको बताया ग्रोथ किसी भी जीव के लिए जरूरी होता है। आवास, जहां पर कोई भी जीव रहकर अनुकूलन का कार्य करता है उसको आवास कहते हैं। सजीव, जिसमें जीवन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन के माध्यम से वो अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करता है। श्वसन के माध्यम से वो भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उद्दीपन का मतलब होता है बाहरी वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। इसके बाद अगर हम बात करें सारांश क्या है, आप लोग केवल सारांश को भी नोट करते चलेंगे, आपका काम हो जाएगा। बस सारांश को आप नोट करते चलिए, क्योंकि सारांश ही पूरे चैप्टर का मूल होता है। ठीक है, सारांश क्या होता है? किसी स्थान का परिवेश जिसमें पेड़ पौधे जंतु व अन्य जीव रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, पौधों के जीवों को विशिष्ट लक्षण स्वभाव इन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, इसी को अनुकूलन कहते हैं। आवास अनेक प्रकार के हो सकते हैं, सामान्यतः स्थलीय हो सकते हैं, जलीय हो सकते हैं या अन्य हो सकते हैं। विभिन्न आवास में सजीवों को विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक कहलाते हैं। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, इंपॉर्टेंट करिएगा इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। इन तीनों को जैव घटक कहा जाता है। न केवल प्लांट, न केवल एनिमल, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, ये भी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज तो हमने एक ही चैप्टर कवर किया, जबकि मैं लेकर आया था 3 चैप्टर। ठीक है, तो आज तो टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आज बस यहीं रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। कल फिजिक्स के 3 चैप्टर को मैं कवर करूंगा। फिजिक्स के 3 चैप्टर, लाइट यानी कि प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, और मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबक, 3 चैप्टर को कवर मैं करूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं आप सभी लोगों से पुनः 5 बजे। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आया करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और वीडियो समाप्त होने के पश्चात जरूर अपनी प्रतिक्रिया दिया करिए। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया देने से इस क्लास को, इस मुहिम को मैं जारी रख पाऊंगा। इसके लिए मुझको थोड़ा सा एक अंतःबल जो होता है वो हमको मिलेगा। तो इसी तरीके से हम चीजों को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।